आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर 2 शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, ये हमारी न्यू एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमको सेकंड चैप्टर पढ़ना है। ये ज्योग्राफी का पार्ट है एंड इट्स अ रियली अमेजिंग चैप्टर, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। वेदरिंग क्या होता है, इरोजन क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या है, कैसे लैंडफॉर्म्स फॉर्म हो रहे हैं, कैसे उनका वेदर हो रहा है, वेदरिंग हो रही है, इरोजन हो रहा है, जिसकी वजह से उनके फीचर्स चेंज हो रहे हैं, और कैसे हम इन सारे लैंडफॉर्म से कनेक्टेड हैं और अपनी लाइफ के में हमारे उनकी मतलब उनका इम्पैक्ट आता है। तो कुछ ये बिग क्वेश्चंस दिए हैं, अगर चैप्टर के एंड में आप इनका आंसर्स दे पा रहे हैं इट मीन्स आपको चैप्टर अच्छे से आ गया है, और अगर नहीं सो यू नीड टू गो थ्रू इट अगेन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट शेप्स द अर्थ सरफेसेस, यानी कि अर्थ के सरफेस को शेप कर कौन रहा है। कुछ इंटीरियर फैक्टर्स है जैसे लावा, और ये जो भी हम अभी मिड ओशनिक रेंजेस पढ़ेंगे या फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे ये सब, और कुछ एक्सटीरियर फैक्टर्स में जैसे विंड और ग्लेशियर्स और ग्राउंड वाटर, ये सब चीजें में। ठीक है, सेकंड है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के प्लेट टेक्टोनिक्स होते क्या है। ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है, और ये प्लेट की मूवमेंट हो ही क्यों रही है। ठीक है, क्यों ये स्टिल नहीं है, क्यों ये स्टेशनरी नहीं है, क्यों ये मोशन में है हमेशा। ठीक है, लैंडफॉर्म्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं, माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं, रिजेस कैसे फॉर्म होती है, वैलीज कैसे फॉर्म होती है, ये सब के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। और कैसे एट लास्ट हम ह्यूमन बींग इन सारे लैंडफॉर्म से कनेक्टेड है। ठीक है, और हर लैंडफॉर्म से रिलेटेड कुछ नेचुरल डिजास्टर्स भी होते हैं, कैसे हमें उनसे मिटिगेट करना है, कैसे हम ऑन द स्पॉट क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, और कैसे उन सब से हम बचाव कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ देयर हैपनिंग्स। हम आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। इस पिक्चर को बहुत हम अच्छे से समझ पाएंगे जब हमको थ्योरी समझ में आ जाएगी पूरी। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स क्या कहती है कि जो अर्थ का सरफेस है, यानी कि जो क्रस्ट वाला पार्ट है, जो हार्ड पार्ट है, वो पूरी तरह से सिमिलर नहीं है, पूरा एक ही तरह से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि कुछ हिस्सों में टूटा हुआ है, ब्रेक डाउन है। ठीक है, और इन्हीं टूटे हुए टुकड़ों को ही हम प्लेट्स कह रहे हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स कह रहे हैं। ठीक है, अभी टेक्टोनिक प्लेट्स स्टिल नहीं रहती है, स्टेशनरी नहीं रहती है, हमेशा मूव करती रहती है। बहुत ज्यादा मूव नहीं करती, बट दे आर ऑलवेज इन मोशन। ठीक है, अब क्यों क्यों मूव कर रही है, क्योंकि जो इनके अंदर इनका जो सेकेंड लेयर है वो है सेमी मोल्टन फॉर्म में। सेमी मोल्टन फॉर्म का मतलब क्या होता है, ना ही पूरा लिक्विड ना ही पूरा सॉलिड, विस्कस फॉर्म में रहता है। ठीक है, जिस फॉर्म में मैं कहूंगी पिघली हुई आइसक्रीम है, जली रहती है। ठीक है, तो वो क्या रहती है, बहुत फिसली सी रहती है, तो उसके ऊपर एक तरह से स्लाइड कर रहे हैं हल्का हल्का। जिस दिन ज्यादा स्लाइड कर देते हैं उस दिन अर्थक्वेक आ जाता है पूरे वर्ल्ड में, या फिर जहाँ पे भी कर रहे हैं। ठीक है, तो यही है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कि जो अर्थ क्रस्ट है वो पूरा यूनिफॉर्म नहीं है, पूरा एक साथ जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि प्लेट्स में टूटा हुआ है। ये जो टूटे हुए टुकड़े हैं इनको प्लेट बोला जा रहा है। ठीक है, और हमेशा ये मूव कर रहे हैं, बहुत धीमे पर मूव कर रहे हैं। क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर यानी कि सेकेंड लेयर में क्या है, मोल्टेन फॉर्म में लावा बाहर निकलना चाहता है, अभी भी बाहर निकलना चाहता है। अब वो बाहर तो नहीं निकल पा रहा है, पर उसके फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, एक मतलब मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, और जिस दिन ये मूवमेंट ज्यादा हो जाता है उस दिन हमें अर्थक्वेक जैसी चीजें, वोल्केनिक इरप्शन जैसी चीजें हम देख पाते हैं। ठीक है, माउंटेन फॉर्मेशन भी ऐसे ही होता है। अब जो ये दो प्लेट्स होती है, ए प्लेट है, ये बी प्लेट है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक पैसिफिक प्लेट है, एक नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, इधर ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इधर इंडियन प्लेट है। ठीक है, अभी प्लेट की बाउंड्रीज भी है। आप देखिए ये ऑरेंज बाउंड्री है, यहाँ ग्रीन बाउंड्री है, यहाँ पर्पल कलर की बाउंड्री है। ठीक है, तो बाउंड्रीज का इंटरेक्शन डिफर करता है बार बार। कुछ बाउंड्रीज एक दूसरे में कन्वर्ज करते हैं, कन्वर्ज करने का मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। जब कन्वर्ज करेंगे तो दो तीन सिचुएशन हो सकती है, अगर दोनों इक्वली वेट की है, इक्वल ही जैसी है, ज्यादा वेट में कोई डिफरेंस नहीं है, स्ट्रॉन्ग है इक्वली, जैसे कॉन्टिनेंट प्लेट और कॉन्टिनेंट प्लेट साथ में टकराएगी तो माउंटेन का फॉर्मेशन होगा। कोई प्लेट हल्की है, जैसे ओशियानिक प्लेट कॉन्टिनेंट प्लेट से नेचुरली थोड़ी सी लाइट वेट होती है, तो वो कॉन्वर्ज नहीं कर पाएगी, वो सबसाइड कर जाएगी, यानी कि अंदर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, और ओशन ओशन प्लेट अगर कन्वर्ज करेंगे, साथ में आएंगे, तो जो भी प्लेट भारी है वो अंदर चली जाएगी, जो प्लेट हल्की है वो ऊपर ही रह जाएगी। तो इसको कहते हैं कन्वर्जेंस, यानी कि एक प्लेट और दूसरी प्लेट का एक दूसरे की तरफ आना। ठीक है, दूसरा डाइवर्जेंट, इसका अपोजिट, यानी कि एक दूसरे से दूर भागना। अब दूर जब भागते हैं तो वोल्केनो बाहर आता है। वोल्केनो मतलब लावा बाहर आता है। लावा बाहर आने से क्या होगा, न्यू लैंड फॉर्म्स बन जाएंगे, इग्नियस रॉक बनती है। जैसे जैसे लावा बाहर आएगा, ठंडा होगा, न्यू रॉक्स का फॉर्मेशन होना
स्टार्ट हो जाएगा। फिर है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ना ही ये कन्वर्ज कर रही है ना ही ये दूर भाग रही है, बस एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है, आगे पीछे खसक रही है एक दूसरे के, ठीक है, इंटरेक्ट कर रही है। अब इससे क्या होगा, जो नीचे की रॉक्स होती हैं उनमें ब्रेक आ जाते हैं, वो थोड़ा थोड़ा टूटना स्टार्ट कर देती है। और जिस दिन उनका प्रेशर ज्यादा हो जाता है, नीचे से कोई रॉक है वो क्रैक हो गई, क्योंकि ऊपर की बाउंड्रीज मतलब ट्रांसफॉर्म हो रही थी, कन्वर्ज नहीं कर रही थी, डाइवर्ज नहीं कर रही थी, बस इंटरेक्ट कर रही थी, आपस में एक दूसरे को रब कर रहे थे। तो नीचे की जो रॉक है अगर उसमें जरा भी क्रैक आ गया, धीमे धीमे ऊपर का प्रेशर बिल्ड होता जा रहा है और धीमे धीमे वो रॉक टूटना स्टार्ट कर देगी। और हम जो देखते हैं कि अर्थक्वेक आ रहे हैं या जो धस जाती है जमीन, ये सब ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज की वजह से ही होता है, ठीक है। ये जो नीचे रॉक है वो टूट गई है, हल्का सा ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, आप किसी कांच के ग्लास को नीचे से तोड़ दोगे और ऊपर भारी बुक रख दोगे तो क्या होगा, तुरंत वो कांच का ग्लास टूट जाएगा। वैसे ही होता है, ठीक है। आपने दो बुक्स ऊपर रखी, दो बुक्स को इंटरेक्ट करना, रब करना स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा, नीचे का ग्लास टूट जाएगा क्योंकि उसमें क्रैक था। और वो क्रैक आया कैसे, क्योंकि ऊपर की बाउंड्रीज रब कर रही थी, तो नीचे क्रैक आया, क्रैक की वजह से धीमे धीमे प्रेशर बिल्ड होता गया और वो बाउंड्री टूट जाएगी। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब इन तीनों को हम इस डायग्राम में देखते हैं जरा। ये देखिए, इस वीडियो में आप ध्यान से देख सकते हो, ये लावा बाहर आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और बाउंड्रीज एक दूसरे से दूर भाग रही है, डाइवर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, तो लावा बाहर आएगा। और देख रहे हैं ना, अगल बगल लावा बाहर जा रहा है, ये यहाँ पे देखिए आप, ऊपर इधर जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, राइट में जा रहा है। इसका मतलब वॉल्केनो बाहर आएगा, जब ठंडा होगा तो क्या होगा, लैंडफॉर्म्स बनना स्टार्ट होंगे। इसको मिड ओशनिक रिज कहते हैं, ओशन के बीच में मिड से रिजेस बन रही है धीमे धीमे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो कॉन्टिनेंट की बाउंड्री से वो एक दूसरे पे कन्वर्ज कर रही है, तो एक अंदर चली गई, एक बाहर ही रह गई। ये ओशियानिक सॉरी कॉन्टिनेंट का है कि एक कॉन्टिनेंट की बाउंड्री और एक ओशन की बाउंड्री जब कन्वर्ज करती है, तो ओशन वाली नेचुरली, या सॉरी कॉन्टिनेंट वाली नेचुरली अंदर चले जाती है, ओशन वाली ऊपर रहती है। जो हल्की है वो ऊपर आ जाएगा, जो भारी है वो नीचे चला जाएगा। अब नीचे जाके जाएगा कहाँ, वो नीचे जाके लावा में मिक्स हो जाएगा और फिर से लावा के फॉर्म में दोबारा बाहर आएगा। ये भी एक साइकिल की तरह है, जैसे वाटर साइकिल आपने पढ़ी होगी, ये कैसे पानी ऊपर जाता है फिर बरसात के फॉर्म में नीचे आता है, वैसे ही ये भी ऐसे ही कॉन्टिनेंट पहले सबसाइड करेगा प्लेट के फॉर्म में, नीचे जाके अंदर कितनी हीट में फिर से गर्म होगा लावा के फॉर्म में, फिर से बाहर निकलेगा और फिर से न्यू लैंडफॉर्म्स बनना स्टार्ट होंगी। ये साइकिल हमेशा चलती रहती है और इसी साइकिल को हम कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं, ठीक है। ये जो बाहर, ये जो बार बार साइकिल घूम रही है, इसको हम कन्वेक्शन करंट कह रहे हैं। यहाँ पे मैंने इसका एक डायग्राम लगाया, ये देखिए, ये कन्वेक्शन करंट की तरह हमेशा ही साइकिल घूमती रहती है, ठीक है। और इसकी वजह से ही सारे लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, बाहर जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ पे मिड ओशनिक रीजन्स बन रही है, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, वहाँ पे मतलब सॉलिड अंदर अंदर जा रहा है और उसकी वजह से अंदर जाके वो फिर से लावा में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और लावा और मैग्मा में वैसे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, डू लेट मी नो कि लावा और मैग्मा में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एक अर्थ के अंदर रहता है और एक अर्थ के बाहर रहता है, ठीक है। डाइवर्जेंट बाउंड्री, जब दो बाउंड्री एक दूसरे से दूर जाएंगे, कन्वर्जन मतलब एक दूसरे के साथ, और ट्रांसफर मतलब इंटरेक्ट करेंगे, ना ही कन्वर्ज ना ही डाइवर्ज, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स के आपके इसमें मैपिंग दिया है, एक्चुअली आपके सिलेबस का पॉइंट है, ये जो सिलेबस सीबीएसई इशू करता है उसमें ये पॉइंट था कि बच्चों को टेक्टोनिक प्लेट्स की मैपिंग आनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया, आप इसको रेफर कर सकते हो अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अब है अर्थ का इंटीरियर, हमको पढ़ना है कि अर्थ का इंटीरियर कैसा दिखता है। आई गेस हाँ, मैंने इसमें लगाया हुआ है फोटो। इंटीरियर जैसे आप एक केक का पीस निकालोगे तो उसमें लेयर्स होती है ना, इससे पहले चॉकलेट का ब्रेड होगा, फिर क्रीम होगा, फिर चोको चिप्स होंगे, फिर ऐसे लेयर होगा। वैसे ही अर्थ का भी एक हम पीस निकालेंगे तो ऐसी लेयर हमको दिखेगी। सबसे अंदर है इनर कोर, यानी कि बहुत ही ज्यादा हॉट, हॉट टेम्परेचर अंदर होगा। जैसे 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 हम अर्थ के अंदर रहेंगे टेम्परेचर बढ़ता ही जाता है और प्रेशर भी बढ़ता जाता है, क्योंकि ऊपर का प्रेशर आ रहा है ना, तो प्रेशर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इनर कोर, फिर आउटर कोर, फिर मेंटल एंड फिर क्रस्ट। अब हम धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहली लेयर है क्रस्ट। क्रस्ट मतलब ऊपर का हार्ड सरफेस जिसपे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। इसमें मिनरल्स हमको मिलते हैं, इसी में हम माइनिंग करते हैं, इसी में अपने घर बना के हम रहते हैं। तो ये 5 to 70 किलोमीटर थिक रहता है। कॉन्टिनेंट वाली जो क्रस्ट है वो ज्यादा थिक रहती है, ओशन वाली थोड़ी सी थिन रहती है, और ओशन वाली हल्की भी ज्यादा रहती है, क्योंकि थिन भी है और हल्की भी ज्यादा है, ठीक है। सेकेंड लेयर है मेंटल। मेंटल मतलब दिमाग वाला मेंटल नहीं, मेंटल मतलब सेकेंड लेयर मेंटल, ठीक है। ये सबसे ज्यादा थिकेस्ट लेयर है।
अगर हम लेयर्स की बात करेंगे तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है, तो वो मेंटल का परसेंटेज है, और यही मेन सोर्स है लावा फॉर्मेशन का। ठीक है, सारी जो ये कन्वेक्शन करंट है, लावा फॉर्मेशन है, सब इसी वाले स्टेज में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जो सॉलिड वाली लेयर्स अंदर आई थी वो मैग्मा में कन्वर्ट होंगी, और मैग्मा यहाँ से बाहर निकल के सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, मैग्मा यहीं पे मिलता है। थर्ड इज आउटर कोर, लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में क्यों है, सॉलिड फॉर्म में क्यों नहीं है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्ड हो चुका है अब। ठीक है, प्रेशर भी बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर के होने की वजह से क्या हो रहा है, ये लेयर लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, प्रेशर है पर इनर कोर जितना प्रेशर अभी नहीं आया है, तो इट इज स्टिल इन लिक्विड फॉर्म, एंड टेम्परेचर इज रियली हाई है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड्स और जियोमैग्नेटिक के बारे में हम जो भी पढ़ते हैं वो इसी लेयर से डिफाइन होती है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इनर कोर। इनर कोर यानी कि सबसे डीपेस्ट पार्ट अर्थ का। ठीक है, यही सारा सोर्स है अर्थ के पूरे हीट का। पूरे अर्थ में जितनी भी हीट है उसका सोर्स यही इनर कोर है। अब क्योंकि ऊपर इतनी सारी लेयर्स है और अंदर किसी चीज को दबाया जा रहा है, अब जब दबाया जाएगा तो वो सारे एटम्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मर्ज होंगे एक दूसरे के साथ, तो ये नेचुरली सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि आउटर कोर तो लिक्विड कोर में है, प्रेशर भी ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज्यादा है, पर इनर कोर जो है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, क्योंकि वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा बिल्ड हो चुका है। इट कांट लिव इन लिक्विड फॉर्म, इसलिए अब ये प्रेशर की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो ये सॉलिड फॉर्म में ही रहता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब है कि इंटीरियर ऑफ अर्थ का ये तो है ही। अब देखिए, इनर कोर तक हम डिग नहीं कर सकते, मैक्सिमम वी कैन डिग 15, 16, 50 किलोमीटर तक डिग कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डीपेस्ट हम अर्थ के नहीं जा सकते, क्योंकि पहुंचना ही आसान नहीं है, और इतनी टेक्नोलॉजी भी आई ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अंदर हीट बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इसीलिए कुछ सोर्सेज है जिससे हम अर्थ के बारे में पता कर सकते हैं कि अर्थ अंदर से कैसे होगी। कुछ डायरेक्ट सोर्सेज है, कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज है। डायरेक्ट सोर्स में पहला डायरेक्ट सोर्स क्या है, माइनिंग करके, ऑफ कोर्स। माइनिंग करके, ड्रिलिंग प्रोजेक्ट करके जो भी अर्थ के अंदर से मटेरियल निकलते हैं, उनसे हम पता कर सकते हैं कि अर्थ के अंदर फ्यूचर कैसा होगा। ठीक है, फिर है कि इनडायरेक्ट सोर्सेस क्या है। इनडायरेक्ट सोर्स में मतलब जैसे मेटेरॉइड जो स्पेस में घूमते हैं और अर्थ को हिट करते हैं। ठीक है, वो भी अर्थ की फॉर्म जैसे ही बने हुए, जैसे अर्थ बना था वैसे ही मेटेरॉइड भी बन के ही आया है। तो मेटेरॉइड को पढ़ के भी हम बता सकते हैं अर्थ के अंदर का कैसे होगा, क्योंकि अर्थ का फॉर्मेशन, मेटेरॉइड का फॉर्मेशन दोनों सिमिलर सा ही होता है। ठीक है, ग्रेविटी को पढ़ के हम कर सकते हैं। सेस्मिक वेव्स यानी कि अर्थक्वेक से जो वेव्स निकलती हैं, उनको पढ़ के भी हम पता कर सकते हैं कि अर्थ के अंदर कैसा सब कुछ चल रहा है। वैसे अर्थ के अंदर ये इनर कोर सॉलिड है और आउटर कोर लिक्विड है, ये बात हमको अर्थक्वेक वेव से ही पता चली थी। ठीक है, ये बात हमको वहीं से पता चली थी कि अर्थ का जो अंदर का इनर कोर है वो सॉलिड है और आउटर कोर लिक्विड है। ठीक है, ये तो हो गया अर्थ की लेयर के बाद। अब थोड़ा सा क्रस्ट के बारे में, सबके बारे में हमको पढ़ना है। क्रस्ट मैंने आपको बताया आउटर मोस्ट है, थिनेस्ट लेयर है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 30 to 70 किलोमीटर, एंड ओशियनिक थोड़ा सा कम, क्योंकि ओशन के अंदर है वो। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है। सिलिका और एल्यूमिनियम में रिचेस्ट होती है, सिलिका और एल्यूमिनियम का कंपोजिशन बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए हम इसको प्यार से सियाल भी कह सकते हैं। ओशन क्रस्ट में सीमा यानी कि सिलिका एंड मैग्नीशियम होता है। ठीक है, एंड इट इज थिन बट डेंसर, राइट। अब है कि मेंटल यानी कि सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर क्या है, मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा बल्की लेयर है ना, सबसे ज्यादा परसेंटेज में सबसे ज्यादा परसेंटेज मेंटल का ही आएगा। ठीक है, थिकेस्ट लेयर है, आयरन एंड मैग्नीशियम रिच है, और द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा और लावा। ठीक है, एंड द लास्ट इज कोर, इनर कोर एंड आउटर कोर। इनर कोर इज सॉलिड फॉर्म बिकॉज ऑफ द ह्यूज प्रेशर, एंड आउटर कोर इज इन लिक्विड फॉर्म, राइट। अब है वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब क्या, वेदरिंग इज अ इन सितु प्रोसेस। इन सितु का मतलब होता है कि जो जिस जगह पे वहीं पे सारा प्रोसेस हो रहा है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बार बार सनलाइट पड़ने की वजह से, बायोलॉजिकल चीजों की वजह से, केमिकल्स की वजह से, जब रॉक्स टूटने लग जाते हैं, जब लैंडफॉर्म्स टूटने लग जाते हैं, जब उनका ब्रेक डाउन होने लग जाता है, डिकम्पोजिशन होने लग जाता है, और वो कहीं उड़ के जा नहीं रहे हैं, वो वहीं पे रह रहे हैं, ब्रोकन पीसेस वहीं पे हैं, इसको हम वेदरिंग कहते हैं। वेरी सिंपल। इसमें जो भी टूटे हुए टुकड़े हैं वो कहीं और नहीं जाएंगे, वो वहीं पे रहेंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वेदरिंग। वेदरिंग के आपके टाइप्स ही बताया गया। फिजिकल वेदरिंग मतलब क्या, कि जब फिजिकली मतलब टेम्परेचर की वजह से या ग्लेशियर्स की वजह से या बर्फ गिरने की वजह से, उनके रिपीटेड एक्शंस की वजह से क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है किसका,
रॉक्स के बीच में जो लेयर्स होते हैं उसमें बर्फ जम जाती है, बार बार बर्फ पिघल रही है, बर्फ बर्फ जम रही है, तो उसकी वजह से उसमें ब्रेक्स बनते हैं, क्रैक बनते हैं, और धीमे धीमे वो रॉक टूटने लग जाती है, तो इसको फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। ऐसे ही होता है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग मतलब क्या, कि पानी का पड़ना, ऑक्सीजन से रिएक्शन होना, ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा होगा अपने केमिस्ट्री में, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का रिएक्शन होना, इसकी वजह से भी रॉक्स टूटने लग जाती है, तो इसको हम केमिकल वेदरिंग कहते हैं। एंड द लास्ट इज बायोलॉजिकल वेदरिंग। कभी कभी हमने देखा होगा कि रॉक्स के ऊपर काई जमी रहती है, छोटे छोटे से ग्रासेस निकली होती है, तो उनकी भी रूट्स की वजह से, रूट्स इतने पावरफुल नहीं है, ये सारे ही जो मैं आपको सोर्सेस बता रही हूँ इतने पावरफुल नहीं है, पर ये रोज एक्ट करते हैं। दिस इज वेयर कंसिस्टेंसी इज, कंसिस्टेंट बिहेवियर से ही रॉक्स टूटने लग जाती है, ठीक है। आपने सुना होगा कि पत्थर पे पानी भी डलता रहेगा तो उस पे भी दाग सा पड़ने लगता है, उस पे भी घाव सा पड़ने लगता है, वही वाला चीज है यहाँ पे, कि क्योंकि रेपिटेड एफर्ट्स हो रहे हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो रॉक्स है वो टूट रही है, ट्री की रूट्स की वजह से जो रॉक को वो तोड़ने लग जाती है धीमे धीमे। ये नहीं होगा ट्री की रूट आज निकली आज ही रॉक टूट गई, धीमे धीमे प्रेशर बिल्ड होगा और धीमे धीमे वो रॉक्स टूटने लग जाएंगे, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस इज इरोजन। अब जो चीजें टूट चुकी थी, जो चीजें हमने पीछे पढ़ा कि ब्रेक डाउन हो चुकी थी, इनको बहा के कौन ले जाएगा, विंड बहा के ले जाएगी, रिवर बहा के ले जाएगी, रेन बहा के ले जाएगी, ठीक है, हवाएं लेकर जाएंगी, तो ये सब है इरोजन, ठीक है। इनका रिमूवल और इनको ट्रांसपोर्टेशन करना, इनको कहीं जाके इकट्ठा कर देना, ये है पढ़ते हैं हम इरोजन में। ये सेकंड स्टेप हुआ कि वेदरिंग तो हो चुकी, वेदरिंग में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, पर इरोजन में मूवमेंट भी इन्वॉल्व होता है। एक पार्टिकल दूसरी जगह से जाएगा, जैसे रिवर ने कुछ सैंड पार्टिकल्स ऊपर से लेकर आए और नीचे आके इकट्ठे कर दिए, ठीक है। विंड भी अपने साथ धूल उड़ा के जाके लेके कहीं सबमिट कर देती, तो इसको हम इरोजन कहते हैं। वेरी वेल, इरोजन का भी हमने समझ लिया। अब इरोजन का ह्यूमस पे क्या असर करता है। फर्टाइल सॉइल, जिसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं, अगर विंड चलेगी तो ऊपर की जो सॉइल, फर्टाइल सॉइल है, वो तो उड़ जाएगी, और हमने तो पेड़ काटना बहुत अच्छे से शुरू कर रखा है, तो पेड़ों ने तो सॉइल पकड़ नहीं रखी, रूट से सॉइल पकड़ नहीं रखी है। अब सॉइल क्या है, हवा से और विंड से या फिर पानी से, रिवर से या फिर बारिश से भी उड़ के या बह के जा सकती है। जहां से गई वहां तो इनफर्टिलिटी हो गई, और जहां जाके सबमिट हो गई वहां जाके फर्टिलिटी हो गई, ठीक है, वहां पे एग्रीकल्चर अच्छा हो जाएगा। और जहां से चली गई वहां पे एग्रीकल्चर अब नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो इससे एग्रीकल्चर का डैमेज हो जाएगा, और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो हो ही रहा है, क्योंकि हम पेड़ लगाते नहीं है, पेड़ काटते जा रहे हैं, तो जो फर्टाइल लैंड्स थी वो डेजर्ट में कन्वर्ट होती जा रही है, ठीक है। ये कुछ इम्पैक्ट जो हम ह्यूमन्स में पड़ रहे हैं, ठीक है। अब है एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, यानी कि जो ये इरोजन और वेदरिंग हो रहा है, ये हो क्यों रहा है, कौन इनको करवा रहा है, हम और आप तो नहीं करवा रहे हैं, विंड करवा रहा है, रिवर करा रहा है, ग्लेशियर्स करवा रहे हैं, ग्राउंड वाटर करवा रहा है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हमको पढ़ना है कि कैसे ये अपने कंटिन्यू प्रोसेस से, कंसिस्टेंट प्रोसेस से इन लैंडफॉर्म्स को तोड़ने और बनाने की हिम्मत रखते हैं, ठीक है। इनके पास सिंपल ये नहीं कि आज करा रिवर, आज बारिश होगी तो आज लैंडफॉर्म बिखर जाएगा, ऐसा नहीं है। लगातार सालों साल ऐसा होता रहता है, तब जाके ऐसा होता है, ठीक है। अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम ये सब पढ़ेंगे, अभी इसको यहीं तक रखते हैं, और सेकंड पार्ट में हम सारे एजेंट्स पढ़ेंगे ग्रेडेशन के, और लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं ये भी पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस and have a nice day. Bye.